भारत की सबसे बड़ी परीक्षा यानी कि यूपीएससी को क्रैक करने के बाद 2019 बैच की आईपीएस ऑफिसर प्रियंका शुक्ला जबलपुर में पदस्थ हैं। लगातार वे बेहतरीन कार्य कर रही हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि सफ़र उनका कैसा रहा और अब जब फील्ड में उतरती हैं तो किस तरह से वो अपने कार्यों को क्रियान्वित करती हैं। प्रियंका जी, 2019 बैच की आप हैं, अभी आप एडिशनल एसपी हैं, आगे आप एसपी बनेंगी। ये जो 2-3 साल का जो सफ़र था उसको आपने कैसा देखा फील्ड में, और पढ़ाई का और ये फील्ड में आने के बाद जो दोनों को आप किस तरह से कंपेयर करती हैं? जबलपुर में चूँकि मैं पिछले लगभग 3 सालों से मैं हर कैपेसिटी में थी। यहाँ पर मैं थाना प्रभारी, सीएसपी और अभी विगत 1 वर्ष से एडिशनल एसपी हूँ। यहाँ पर बहुत ही अच्छा मुझे जो है अनुभव प्राप्त हुआ है पुलिस में कार्य करने का। कई सारे ब्लाइंड मर्डर केसेस या हाउस ब्रेक्स, इस तरह की चीज़ें थी जिनमें मुझे काम करने का यहाँ पर मौका मिला। और बहुत ही हैपनिंग ज़िला है पुलिस के लिए, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे होता रहता है और टीम वर्क बहुत अच्छा है। हमारी कांस्टेबलरी यहाँ पर बहुत अच्छी है और मतलब मौका मिला मुझे 2 चुनाव भी करवाने का। इसी दौरान पंचायत चुनाव थे, वो भी थे, और विधानसभा चुनाव भी अभी हुए हैं। तो कई सारी चीज़ें देखने की मुझे अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिली है। और पढ़ाई के समय में और इसमें यही अंतर है कि जो हम इमेजिन करते थे कि जब हम उस पोस्ट पे होंगे तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो ये करने का मुझे मौका मिला, ये सबसे अच्छी चीज़ है। और इंटेंशन यही रहता है कि जो भी ऑफिस में आया है या फिर जो भी शिकायतकर्ता किसी प्रकार की शिकायत कर रहा है तो उसको जो है समाधान मिले उस बात का, उसका एक नेचुरल उसको कंक्लूजन मिले। यूपीएससी की जो हम तैयारी करते हैं वो ज़्यादा कठिन हम उसको देखते हैं कि जब हम फील्ड में उतरते हैं। और मान लीजिए एग्जांपल दूं कि एक बलवा हो रहा है, भीड़ ने आपको घेर लिया है चारों तरफ से, नारे हो रहे हैं, तमाम चीज़ें निकल के फेस करती हैं। तो जब आप पढ़ाई करती थी, सब्जेक्ट को पढ़ती थी, उसको ध्यान देती थी कि भाई ये क्वेश्चन आ सकता है, वो फेस करना ज़्यादा कठिन है कि अब फील्ड में आने के बाद ज़्यादा कठिन है? दोनों ही चीज़ें अपने चैलेंजेस हैं। यूपीएससी का बलवा जो है अनसीन है, दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस होता है। जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे होते हो, प्रीलिम्स देने जा रहे हो, तो जिस एग्ज़ाम को 5 लाख और लोग दे रहे हैं, जो भी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो वो जो पंपिंग होती है दिल में, तो वो भी मतलब एक तरीके का अनसीन बलवा ही है। और उसके बाद जब फील्ड में हम ये सब महसूस करते हैं तो उस एग्ज़ाम को क्रॉस करने के बाद और उसके बाद जो 2 साल की ट्रेनिंग होती है नेशनल पुलिस एकेडमी में, उसको करने के बाद आई थिंक वो एक व्यक्तित्व पूरा आपका बनता है। यूपीएससी एग्ज़ाम सिर्फ मतलब मुझे जो महसूस हुआ, सिर्फ एक ऐसा एग्ज़ाम नहीं है, वो आपका व्यक्तित्व में कई सारे बदलाव लेकर के आता है। तो उस एग्ज़ाम से और ट्रेनिंग से जो बदलाव आते हैं, आपके व्यक्तित्व जिस प्रकार का बनता है, उससे मुझे लगता है निश्चित ही हमें और सक्षम बनते हैं इस तरह के चैलेंजेस को फील्ड में फेस करने के लिए। देखिए, बेसिक होता है, 10th क्लास से हमने पढ़ाई की, उसके बाद आगे बढ़े 12th किया, उसके बाद ग्रेजुएशन किया। आपने ग्रेजुएशन किया, इंजीनियरिंग से किया, वो जाहिर सी बात है ज़्यादा काम तो आपकी पढ़ाई आई नहीं होगी क्योंकि आपने सब्जेक्ट तो बदल लिए होंगे। तो फिर से एक तैयारी करना है और आपने तो 1 अटैम्प्ट, 2 अटैम्प्ट, 3 अटैम्प्ट, तो चौथे अटैम्प्ट में आपने तैयारी की। तो बीच में आपका जो सब्जेक्ट आपने शुरुआती दौर पर लिया था उसको चेंज किया कि उसी से आप आगे बढ़ें? मैंने इंजीनियरिंग की थी, फिर जब शुरुआत की थी प्रिपरेशन की तो सोचा था कि इंजीनियरिंग को ही जो है ऑप्शनल रखेंगे। बट चूँकि यूपीएससी के बाकी एग्ज़ाम में ज़्यादा जो वो रहता है, कंट्रीब्यूशन रहता है, वो आपके ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट्स का रहता है, आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इन सभी का। तो उसको ध्यान में रखते हुए फिर मैंने ज्योग्राफी को जो है ऑप्शनल लिया था। फिर एक टाइम पर जब मेंस लिखा और बहुत अच्छे नंबर नहीं आए थे ज्योग्राफी में, तो मुझे लगा कि चेंज करते हैं। हालांकि उसमें मैंने अपना 100% नहीं दे पाया था। फिर जब मैंने हिंदी लिटरेचर लेने का मन बनाया और 2-3 दिन जब हिंदी लिटरेचर मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि इतनी मेहनत मैंने ज्योग्राफी में नहीं की थी कभी भी। तो उस चीज़ से वो सीख लेके फिर मैंने ज्योग्राफी को अच्छे से उसके टॉपर्स के ब्लॉग्स देख करके करीब 8-9 किताबों से अलग अलग से ज्योग्राफी पढ़ा, तो उसमें भी मेरे मार्क्स में जो इम्प्रूवमेंट आया। तो आपका मीडियम क्या, हिंदी था? मेरा इंग्लिश मीडियम था। अच्छा, इंग्लिश। तो ये इंजीनियरिंग और ज्योग्राफी का कोई समन्वय हो पाया? हाँ, ज्योग्राफी लेने का मतलब मेरा यही कारण था कि ज्योग्राफी काफ़ी साइंटिफिक तरीके से चलता है। बाकी जो हैं आपके हिस्ट्री हो गया या फिर और पॉलिटिकल साइंस हो गया, ये ह्यूमैनिटीज़ इनमें ज़्यादा रहता है। ज्योग्राफी में अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है
तो ज्योग्राफी आप बहुत अच्छे से मुझे लगता है संभाल लेते हैं, तो ये एक कारण था मेरा ज्योग्राफी लेने का। टूट टूट के ना बिखरना, वो कैसे आप कायम किए? टूटते जा रहे हैं लेकिन वो बिखरना नहीं है, अपने आप को मजबूत करना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, चौथी बार आप सेलेक्ट हुई। इसमें फर्स्ट सेकेंड में बहुत ज़्यादा बुरा नहीं लगा था, क्योंकि मुझे लगा था इतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाया, एग्ज़ाम को समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि मुझे मेरी प्रिपरेशन के दौरान एटलीस्ट सेकेंड अटेम्प्ट तक ऐसा कोई भी नहीं मिला था जिसने एग्ज़ाम क्लियर किया हो, ना ऐसे किसी व्यक्ति से बात हुई थी। बट थर्ड अटेम्प्ट से मेरा ये एक्सपोजर थोड़ा बढ़ा, ऐसे लोग जो इंटरव्यू में अपीयर हो चुके थे या सिलेक्ट भी हो चुके थे वो भी मेरे संपर्क में आए थे। तो इसलिए मैंने कोई बैगेज, मतलब कई बार होता है आपने फर्स्ट दे दिया, सेकंड दे दिया, फिर आसपास के लोग आपको जो है वेटरन बोलने लगते हैं कि आप तो बहुत ही पुराने हो, लेकिन मुझे वो वाला बैगेज कभी फील नहीं हुआ। मैंने हर अटेम्प्ट में खुद को एक नया एस्पिरेंट समझ के ही तैयारी की थी कि हाँ ये चीज़ें मुझसे मिस हो गई थी, अब मुझे ये करना है। तो इंक्रीमेंटल जो इम्प्रूवमेंट आ रहा था परफॉर्मेंस में भी आ रहा था, इस वजह से मतलब वो गिव अप वाला फीलिंग तो कभी नहीं आया था। लेकिन ये भी है कि पेरेंट्स का सपोर्ट भी हमेशा मुझे रहा। जब थर्ड अटेम्प्ट में मैंने मतलब फादर को बताया था कि मेंस जो है क्लियर नहीं हुआ है, तो उन्होंने एक शब्द में बोला कि अब चलो अगले अच्छे से तैयारी करो, जो भी ज़रूरत हो बताना। तो आई थिंक वो पेरेंट्स का जो सपोर्ट था दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट उस टाइम पे। एक लेखन शैली होती है, हम लोग देखते हैं विद्यार्थियों से बात करते हैं तो बोला आपने क्या लिखा था, बोले मैंने तो इसका ये आंसर लिखा था, सामने वाले ने मैंने ये आंसर लिखा था, बोले तुमको कॉपी आई, तो बोले तुमको यार 2 नंबर मिले, मुझे यहाँ पर 1 ही नंबर मिला। तो हमको सीधे कट टू कट लिखना चाहिए या जैसे हम भूमिका बनाते हैं भूमिका बनाने चाहिए? तो ये क्वेश्चन का जो आंसर लिखते हैं उसमें काफ़ी चीज़ें निकल के सामने आती हैं। यूपीएससी में क्या है, उन्होंने कई तरह के क्वेश्चंस, कुछ एक में आपको सिर्फ 150 वर्ड्स में अपना आंसर लिखना है, कुछ एक में 250 वर्ड्स में लिखना है, और ऐसे आपका जो भी 1000-1200 वर्ड्स का रहता है। तो उसमें पॉइंट जो आपका जहाँ पे शब्दों की सीमा है और आपके पास अच्छा कंटेंट है, तो मुझे लगता है उसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना चाहिए। और जब ऐसे की बात आती है तो फिर आप उसको थोड़ा सा ल्यूसिड वे में थोड़ा सा उस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो जैसे अब ऐसे की बात करें, आपको याद होगा कि आपने कौन सा निबंध सेलेक्ट किया था? मैंने 2 चॉइसेस रहती हैं। अगला तो मुझे याद नहीं है, एक क्लाइमेट चेंज पर मैंने लिखा था, क्लाइमेट चेंज से संबंधित टॉपिक, ज्योग्राफी से ही जुड़ा हुआ था। हाँ, उसी पर लिखा था। हाँ। तो आपकी बहन भी मिनी शुक्ला, वो भी सेलेक्ट हो गई हैं, तो वो आप ही के साथ साथ तैयारी करती थी कि आपको देखने के बाद तैयारी शुरू की उन्होंने? मिनी का शुरू से इंटेंशन तो नहीं था यूपीएससी देने का। मेरा लगभग मैं 4th अटेम्प्ट का प्रीलिम्स देने वाली थी जब उसका मन बना यूपीएससी देने का, मतलब तब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो उसको मैंने बेसिक गाइड किया, और फिर उसके बाद मतलब मेरा जब तक उसके एग्ज़ाम करीब आया और उसका मतलब वो प्रिपरेशन एक सही मोड में आई, तब तक मेरा इंटरव्यू कॉल आ चुका था। तो उस दौरान फिर उसके बाद जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो उसको गाइड किया। हम जब कहीं उलझ जाते हैं तो क्या आपके परिवार में, जैसे प्रशासनिक सेवा के रिटायर्ड भी परिवार के लोग हैं, मिनी हैं और भी लोग हैं, उनसे आप कभी चर्चा करती हैं पारिवारिक की, बस अपने सिर्फ यहीं तक आपका वो रहता है? नहीं, काफ़ी मतलब एक्सटेंडेड फैमिली में भी काफ़ी लोग हैं जो एमपीपीएससी एग्ज़ाम और ये सारे एग्ज़ाम्स में रहे हैं, तो उनसे मैं निरंतर जो है कॉलेज टाइम में पूछती रहती थी कि किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह से। तो पूरे ही परिवार का, मतलब एक्सटेंडेड फैमिली का भी काफ़ी इसमें। प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद इस समय की मैं बात कर रहा हूँ, इस समय भी कभी क्राइम में फंस गई, कोई सुलझ नहीं रहा है मामला, तो पारिवारिक चर्चा होती है या हम यहीं तक सीमित रहते हैं, जिले तक? अब इसमें परिवार में चर्चा तो नहीं करती हूँ मैं, लेकिन हाँ, मैंने एक आर्टिकल अपने दादाजी का पढ़ा था, कभी का उनका पढ़ा था कि वो 20 बार एक ही सीन ऑफ क्राइम पे गए, एक ही स्पॉट पे गए। तो जब मैं विजयनगर में थी तो एक ब्लाइंड मर्डर हुआ था, तो मैंने इसी चीज़ से सीख लेके मैं भी उसी स्पॉट पे घूमती रही, उसके आसपास के रास्ते देखती रही। उससे मुझे लगता है हमें उसमें सफलता मिली थी उसके डिटेक्शन में। तो ये कि ऐसे केस टू केस जब ज़्यादा ही होता है तो डिस्कस करते हैं, फैमिली के साथ भी डिस्कस करते हैं, तो उस तरह से। यहाँ तो बड़े बड़े केस आपने सॉल्व किए हैं, गोरा बाजार हो गया, कई ऐसे केसेस हैं, वो हत्या हुई थी वहाँ तिलवारा तई, वो भी हुई थी। इसमें खासकर आपको टेक्निकली रूप से काफ़ी मजबूत होना था। इनको आप केसेस को कैसे देखती, क्योंकि आप इनको हैंडल भी कर रही थी?
वो केस जो आप बता रहे हैं तिलवारा मेखला रिसोर्ट वाला, वो भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट केस अभी तक के मेरे करियर का रहा है। उसमें जो आरोपी था वह काफ़ी मतलब प्रोफेशनल था। उसके 50 से ज़्यादा क्राइम रिकॉर्ड्स निकले थे। अपना नाम बदल के वो रह रहा था सब जगह, और यहाँ पर एक 420 मतलब एक फ्रॉड कर ही चुका था। उसके बाद उसने ये मर्डर किया। उसका आधार कार्ड गलत दे के गया था, जो मृतिका थी उसका आधार कार्ड भी गलत था। तो जाके प्रथम दृष्टया लगा कि हम इसको बहुत जल्दी क्रैक कर लेंगे कि आरोपी का भी आधार कार्ड है, मृतिका का भी आधार कार्ड है। बट जाके उसका थोड़ी देर बाद जो है चैलेंज समझ आया। तो उसमें काफ़ी वो टेक सेवी था, मतलब उसको पता था कि मुझे मोबाइल कहाँ यूज़ नहीं करना है, हॉटस्पॉट वगैरह ले रहा था। बट कुछ एक गलतियाँ उससे हुई, और हमारी टीम भी लगातार हम लोग उसको 10 दिन तक ट्रेस करते रहे, और अल्टीमेटली जो हमें सफलता मिली। इस समय टेक्निकली साउंड बहुत मजबूत हो गए हैं अपराधी, उनसे कैसे बचा जाए, क्योंकि ज़्यादातर अपराधी इसी का उपयोग करते हैं। इनसे कैसे मतलब आप अवेयर करना चाहेंगे लोगों को कि बचें इन अपराध? इसमें ये कि आपको कोई भी अगर ऐसा कॉल आता है जो कि अधिकृत जगह से नहीं है, जिसमें आप श्योर नहीं है कि ये सही, जैसे आपके पिताजी का कॉल आ रहा है लेकिन उनके नंबर से नहीं आ रहा, भले उनकी आवाज़ आ रही है, तो अधिकृत अगर उससे नहीं आ रहा तो आप ज़रूर उसमें थोड़ा सा संदेह अपने मन में रखें। ऐसा नहीं है कि पिताजी की आवाज़ में किसी ने बोला कि इस अकाउंट में 20,000 रुपये डाल दो, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, तो आप तत्काल उसको डाल दें। लेकिन उसमें संदेह रखें, उनका जो रियल नंबर है उस पर कॉल करें, क्या है ये है। कुछ भी ऐसा अर्जेंसी क्रिएट करने वाला मैसेज आता है कि भाई आपका तो बिजली का कनेक्शन ही कट जाएगा, इस पे नहीं तो ये करो, तो अर्जेंसी वाले मैसेजेस को हमेशा आप संदेह के घेरे में रखें। तो उससे अगर आप संदेह के घेरे में उसको रखेंगे, जो अधिकृत सोर्स है उससे वेरीफाई कर लेंगे कि इस जगह से आया है कि नहीं आया है, तो निश्चित ही आपकी सुरक्षा होती रहेगी। आप पब्लिक सर्वेंट हैं, पब्लिक से सीधा आपका संवाद होता है, कई समस्याएं लोग लेके आपके पास आते हैं, कई बार रोने लगते हैं, तमाम चीज़ें निकल के आती हैं, कैसे हैंडल करती हैं, वो किस तरह से सॉल्व करती, क्योंकि अपेक्षा बहुत बढ़ जाती है इस जॉब में आने के बाद आपसे? मुझे लगता है कि सुनने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं है कि कोई आया और आप उनको जो है बोलते चले गए। मैं सिर्फ पहले जब भी कोई आता है तो सिर्फ सुनती हूँ शांति से, उनको जो भी अपना बोलना है वो एक बार बोल लें, उसके बाद फिर वो करके फिर देखते हैं कि इनकी किस तरह से मदद की जा सकती है, क्या किया जा सकता है, क्या इनकी अपेक्षा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि सुनने की क्षमता होनी चाहिए। और एग्ज़ाम देते समय हम किसी दूसरे की नहीं सुने, सिर्फ अपनी पढ़ाई करें। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट। अब आप क्या मैसेज देंगी जो अभी नए तैयारी कर रहे हैं, छात्र हैं, लगातार पूरा जी जान से जुटे हुए हैं, दिल्ली में डेरा जमाए हैं, जहाँ जैसे तैयारी कर रहे हैं, वो भी खाकी वर्दी पहने? उनके लिए यही मैसेज है कि मतलब एक टॉपर थे जिनसे मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली थी। उनका ये था कि यूपीएससी एग्ज़ाम में वो वॉरियर मोड में जाते थे, कि मतलब एक डर नहीं होना चाहिए उस दिन, और ये अपने मन में होना चाहिए कि जितना अनप्रेडिक्टेबल एग्ज़ाम हमारे लिए उतना ही सभी के लिए है। हमें एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस हमारा तब ख़राब होता है जब हमें लगता है कि सामने वाला हमसे ज़्यादा जानता है। तो ये होना चाहिए कि सबके लिए ही उतना ही चैलेंजिंग है, और हम उसको नॉर्मल एकेडमिक तरीके से लें, तो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम जो है अच्छे से आप दे पाएंगे। देखिए, मैं तो महिला पुलिस अधिकारी शब्द का प्रयोग करना ही नहीं चाहता कि कोई महिला पुलिस अधिकारी है या महिला आईपीएस ऑफिसर है, फिर भी अब वो महिलाएं आ रही हैं, तैयारी कर रही हैं, उनके लिए आप संदेश दीजिए क्योंकि ये जेंडर रेशियो वाले में अगर आप बात करते हैं तो कहीं वीकनेस और तमाम चीज़ें निकल के आती हैं। तो ऑफिसर मतलब एक ऑफिसर है। निश्चित ही ये बहुत ही अच्छी बात कही आपने। हमारे उसमें भी ये चलता है आरक्षक, महिला आरक्षक या इस तरीके का जो चलता है, वो मुझे भी एक तरीके से अच्छा नहीं लगता है। और ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही है कि पुलिस अधिकारी है, अब चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उससे एक ही तरीके के काम की अपेक्षा होती है और उसी ड्यूटी की अपेक्षा रहती है दोनों से। तो मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए जो पुलिस में अपना करियर देखते हैं, उनके लिए मुझे यही है कि आप पहले जान लें कि इस जॉब में चैलेंजेस हैं, इस जॉब में आपको जो है रात को उठ के जाना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। यदि आप उसके लिए तैयार हैं और उस चीज़ को अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो बिल्कुल ये करियर आपके लिए है। और महिलाओं के लिए पुलिस से अच्छा करियर मुझे लगता है कि कम ही होंगे। तो आप लोग इंटरव्यू देखिए, समझिए, प्रियंका जी को सुनिए, तब आप समझेंगे कि इस फील्ड में आपको क्यों आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, क्या तैयारी करना चाहिए और जॉब में आने के बाद क्या जोखिम आपको मिल रही है। सशक्त महिला होना चाहिए, लेकिन
उसमें फाइट जो है पुरुषों से ना हो, वो स्वयं ही सशक्त रहे, ऐसी एक कल्पना होना चाहिए। और आप लोग भी सोचें कि जेंडर रेशियो को अलग कीजिए, ताकतवर बनाइए महिलाओं को, जो प्रियंका जी कर रही हैं लगातार। अपराधियों को पकड़ते समय वो ये नहीं देखती कि वो महिला है या पुरुष है, अपराधी यानी अपराधी है। तो तैयारी करते समय हम ये न देखें, महिलाओं को बढ़ाना चाहिए। एक यही संदेश प्रियंका जी का है, और मैं भी पंजाब केसरी के माध्यम से यही संदेश दूंगा कि रेशियो से अलग हो जाइए, जेंडर से अलग हो जाइए कि किस तरह से हम बात कर रहे हैं, और सशक्तिकरण की दिशा में कार्य होना चाहिए। कैमरा पर्सन संदीप के साथ विवेक तिवारी, पंजाब केसरी, जबलपुर।